हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कैप्सूल का प्रैक्टिस, और जितने भी कैप्सूल हम लोग पढ़े हैं उस सभी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। कहा जा सकता है कि सबसे पहला जो चैप्टर का पार्ट है वो है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश से हम लोग इस वीडियो में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ऑफलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो सामने क्वेश्चन आपको मिलेगा, कितने बच्चे सही जवाब देंगे और ऑनलाइन कितने बच्चे सही जवाब देंगे। इसलिए जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जरूर हर क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग जवाब दीजिएगा कि किस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, और बाकी जो बच्चे ऑफलाइन है वो जवाब देंगे कि कौन सा आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और हम देखना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं और जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो कौन सबसे बेटर हैं। मींस ऑफलाइन वाले बच्चे बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि ऑनलाइन। इसलिए जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होगा, और जो बच्चे ऑफलाइन जवाब दे रहे हैं वो कृपया करके क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सबसे पहले विद्युत आवेश कौन सा राशि है। तो हमें उम्मीद है कि बच्चे सारे पढ़ें क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या होगा। बाबू क्या होगा? अदिश राशि। देखिए कुछ बच्चे क्वेश्चन बता रहे हैं अदिश राशि। उम्मीद है कि जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी कमेंट करेंगे, और देखने के बाद कमेंट करिए ताकि कमेंट करने के बाद पता चलेगा कि आप जानते हैं कि नहीं। सिर्फ देख करके कमेंट ना करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा कि प्रैक्टिस आपका हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अदिश राशि। याद रखिएगा जो विद्युत आवेश होता है वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। याद रखिएगा विद्युत आवेश कौन सा राशि है? अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है वो कूलम है, और कूलम जो होता है वो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा बाबू? कौन सा होगा? AT। क्यों होगा कोई बताएगा? क्योंकि विद्युत आवेश बराबर क्या होता है बाबू? विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय होता है। और आप जानते हैं विद्युत धारा का जो होता है A और समय का T, इसलिए हम क्या कहेंगे? AT। तो याद रखिएगा विद्युत धारा गुणे समय, ये होता है हमारा सूत्र विद्युत आवेश का। तो इसलिए विद्युत आवेश का विमीय सूत्र हम क्या लिखेंगे? AT। उम्मीद है कि आप लोग को भी बढ़िया से समझ में आया होगा, और बाकी ऑफलाइन तो बच्चे याद कर ही लिए हैं। AT याद है ना सबको? चलिए नेक्स्ट, एक माइक्रो कूलम का मान कितना होता है? एक माइक्रो कूलम का मान कितना होता है? एक माइक्रो कूलम का मान कितना होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए ध्यान से समझिए। एक माइक्रो कूलम का जो मान होता है वो 10 का पावर माइनस 6 कूलम होता है ना। 10 का पावर माइनस 6 कूलम होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बाबू। एक माइक्रो कूलम का मान बताइए क्या होगा? एक माइक्रो कूलम का मान क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो चलिए जो बच्चे सी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं ऑनलाइन में भी उनका ये जवाब सही होगा। 10 का पावर माइनस 12 कूलम होता है। याद रखिएगा माइक्रो कूलम का मतलब 10 का पावर माइनस 6, और माइक्रो कूलम यानी कि डबल टाइम होगा तो हम उसको 2 बार गुणा कर देते हैं। 6 को 2 से करेंगे तो 10 का पावर माइनस 12 कूलम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये याद हो गया होगा। किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, ये आप पढ़िए। एक कूलम का मान कितना होता है बाबू? एक कूलम का मान कितना होता है?
3 गुणे 10 का पावर 9। अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। ESU का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। याद रखिएगा, ESU का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। और 1 कूलम में कितना मान होता है? 3 गुणे 10 का पावर 9 ESU ना। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और प्रैक्टिस का मतलब होता है कि A to Z जो भी बुक में आपके क्वेश्चन है A to Z आप याद कर लीजिए। सीधा बैठिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1 ESU में कितने कूलम होते हैं? 1 ESU में कितने कूलम होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन? बी। चलिए ये याद रखिएगा, 1 ESU में हमारा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम होते हैं। 1 ESU में कितने कूलम होते हैं? 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। अगर ये आपको याद है तो ये क्या करेंगे, तीनों हम क्या करेंगे, एक कूलम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 कूलम बराबर हम लोग पढ़े अभी क्या, 3 गुणे 10 का पावर 9 ESU। अगर हमें 1 ESU निकालना होगा ESU, तो ये तीनों जो होगा 1/3 गुणे 10 का पावर 9 हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/3 × 10⁻⁹। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, कूलम। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट, क्वांटम विद्युत आवेश ESU में कितना मान होता है बाबू? कितना होता है? कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, याद रखिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वांटम विद्युत आवेश ESU में मान कितना होता है। तो क्या कहेंगे, 4.78 × 10⁻⁻10 ना। क्वांटम विद्युत आवेश यानी कि इसका वैल्यू हम याद रखेंगे 4.78 × 10⁻⁻10 होता है। अब बताइए 9 क्वेश्चन है, सर्वोत्तम चालक का मान बताइए। ये मान नहीं है, नाम याद रखिएगा, नाम ना। सर्वोत्तम चालक का नाम क्या होता है बाबू? चांदी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर कौन सा कंडक्टर है? बेस्ट कंडक्टर। जितने भी आप कंडक्टर का नाम आप लोग जानते होंगे उस सभी में चांदी जो होता है, सिल्वर जो होता है, सबसे सर्वोत्तम चालक है। याद रखिएगा, चांदी सबसे सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर रेशम पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? कैसा आवेश उत्पन्न करेगा? ये रेशम पर कैसा आवेश उत्पन्न करेगा बाबू? रेशम पर कैसा आवेश उत्पन्न करेगा? हम कहेंगे रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करेगा। लेकिन कांच पर, तो याद रखिएगा, जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ हमेशा क्या होती है, और रेशम का कपड़ा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा क्या होगा। किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या रगड़ने से रेशम के कपड़े का द्रव्यमान बदल जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ए। उम्मीद है कि हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको लाइव यूट्यूब पे, वो भी जवाब दे रहे होंगे। और अगर आपका 100% सही होता है तो हम ये समझेंगे कि आपका भी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और हमारे ऑफलाइन बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए लगभग इन लोग सही बता रहे हैं। तो चलिए, पढ़ाई का मतलब यही होता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सही जवाब दीजिए। इसलिए आप एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और एग्ज़ाम के लिए आप दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें सिर्फ पास नहीं होना है, सिर्फ अच्छे नंबर नहीं लाना है, हमको क्या करना है, एग्ज़ाम में टॉप करना है। जो टॉपर के बारे में सोचते हैं वही टॉप करते हैं। इसलिए देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनका एम होता है, पूछिएगा कि क्या बनना है, तो कोई कहेगा ग्रुप डी का तैयारी करेंगे, ग्रुप सी का तैयारी करेंगे ना।
लेकिन वो वहीं पे मार खा जाते हैं। देखिए कभी भी गोल होना चाहिए, वो सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। कोई पूछे क्या बनना चाहते हो, यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हो, डीएम कलेक्टर बनना चाहते हैं, इतना बड़ा ख्वाब होगा ना बाबू, तो भले डीएम कलेक्टर ना बनिए लेकिन उससे नीचे वाला पोस्ट जरूर आपको मिल जाएगा। एसडीएम का पोस्ट मिल जाएगा, एसडीओ का पोस्ट मिल जाएगा, आपको बीडीओ का पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर जो बच्चे ग्रुप डी का तैयारी करेंगे वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, वो कोई चीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ख्वाब क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। भले बड़ा ना मिले लेकिन उससे नीचे वाला छोटा पोस्ट जरूर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम लोग को 12th क्लास में सिर्फ पास नहीं होना है, सिर्फ अच्छा नंबर नहीं लाना है, क्या करना है, टॉप करना है। और टॉप करने के लिए रोज क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट होता है। याद रखिएगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कोर्स कंप्लीट कर लिए और चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो और चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो चलिए हम लोग तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपको रिटेन करना पड़ेगा क्लास में ऑफलाइन। तो चलिए हम, क्या रगड़ने से रेशम के कपड़े का दामन बदल जाता है, तो क्या जवाब होगा बाबू, आंसर क्या होगा, हाँ 10 का पावर -23 ग्राम जो होता है वो बढ़ जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब इसको हम कपड़े को रगड़ते हैं तो ये जो होता है वो कैसा बन जाता है, धनात्मक। और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक का मतलब होता है कि इसका द्रव्यमान इसमें आ गया, इसका आवेश जो है इसमें आ गया, तो ऋणात्मक जो होता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है और जो धनात्मक आवेश होता है उसका द्रव्यमान घट जाता है। तो याद रखिएगा, क्या रगड़ने से रेशम के कपड़े का द्रव्यमान बदल जाता है, तो बदलेगा। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक है ना, ये ऋणात्मक हो जाता है, इस पर आवेश आ जाता है, आने का मतलब कि द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। कितना, तो 10 का पावर -23 ग्राम बढ़ जाता है। बात समझ में आया, किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ए। याद रखिए प्रकृति में यानी कि E = ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होगा ये हमारा मूल आवेश है ना, प्रारंभिक आवेश का मान है। इससे छोटा आवेश नहीं होता है, इससे छोटे आवेश का मान नहीं होता है। इसलिए मूल आवेश का मान ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए, क्या आवेशित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित होता है? नहीं। क्या होगा? नहीं। बाबू अगर 100 रुपया ले करके पॉकेट में अगर हम खूब दौड़ें तो क्या उसका वैल्यू में चेंज होगा? कभी नहीं। यानी कि 100 का नोट 100 का ही रहेगा। इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है ना, आप देखते होंगे नाभिक के चारों ओर जो होते हैं बबुआ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो कितनों स्पीड से चक्कर लगाए उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ई का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ई है तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव, और प्रोटॉन रहता है तो पॉजिटिव। चूंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना भी तेजी से गति करें उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू, इसमें क्या होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या आवेशित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित होता है, कहेंगे नहीं। बात समझ में आया ना। नेक्स्ट है, क्या आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित होता है? क्या आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित होता है? ऑप्शन कौन सा होगा, ए। क्यों होगा? क्योंकि कोई वस्तु अगर धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है उसका द्रव्यमान
बात समझ में आया? किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु पर आवेश का कुल योग शून्य हो तो वस्तु कैसी कही जाती है? कैसे कही जाती है? कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं ऑफलाइन। एक एक क्वेश्चन का सही सही जवाब आ रहा है। क्या ऑनलाइन बच्चे पढ़ने वाले भी सही आंसर दे रहे हैं? या आप अपने अंदर झांकिए कि आपका पढ़ाई का स्टेज कितना बढ़िया है, आपका प्रिपरेशन कितना बढ़िया है। आप ऑफलाइन से बेटर हैं कि ऑनलाइन से बेटर हैं, आप खुद डिसीजन कर सकते हैं। खैर, जो बच्चे देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, और अगर जो बच्चे नहीं इसको नहीं देख पाएंगे तो एग्जाम में श्योर है कि उनका नंबर बहुत कम आएगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं ऐसे पढ़ाई ऐसे प्रैक्टिस से छूट गए हैं तो वो भी प्रैक्टिस करें और वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। हम लोग का यही शुभकामनाएं हैं सारे बच्चों का कि वो एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएं और पास करें। चाहे वो बच्चे कहीं भी पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर हमेशा पॉजिटिव सोचता है अपने बच्चों के लिए, इसीलिए आप भी पॉजिटिव सोचिए अपने दोस्तों के लिए भी कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके दोस्त भी अच्छा करें। और कब जब इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, तब अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश से कूलम होता है बाबू? कितना होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। ध्यान से समझिएगा, 6.25 × 10⁻18 होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप पढ़े होंगे बाबू, Q बराबर N बराबर Q/E करते हैं, और Q के मतलब हम कर लेते हैं क्या? 1 कूलम, और E के जगह पर 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसको डिवाइड करेंगे 6.25 × 10⁻18। याद रखिएगा, एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो कहेंगे 6.25 × 10⁻18 होता है। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 होता है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हीलियम परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश होता है? बताइए। एक हीलियम परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश होता है? इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा होगा? बी होगा। आप लोग सही जवाब दिए हैं, क्योंकि बाबू हम लोग पढ़े हैं क्वांटमीकरण, Q बराबर Ne, और N जो होता है वो संख्या होता है, जहाँ N बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 होता है, और E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। और बाबू अगर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 1 रखेंगे तो हम वही 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। अगर 2 रखते हैं तो ये हमारा आएगा ना, और 3 रखेंगे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, मतलब अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाता है। अब वैसे भी आप याद रखिएगा, हीलियम परमाणु पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन कहेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.2 × 10⁻19। जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो ध्यान से समझ लीजिएगा, जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, उसका परमाणु संख्या जो भी होगा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। जैसे हीलियम का 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के वैल्यू में तो ये आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रारंभिक आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना होता है बाबू? कौन सा ऑप्शन होगा? क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, E = ±1.6 × 10⁻19 कूलम ये प्रारंभिक आवेश का मान होता है, यानी कि मूल आवेश का मान होता है। मूल आवेश का मान याद रखिएगा, E = ±1.6 × 10⁻19 कूलम। उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट आपके फ्यूचर के लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है बात करते हैं, बताइए। कितना होता है?
चलिए अभी हम आपको ये क्वेश्चन को बताए हैं कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, ये वाला बताए हैं। Q इज इक्वल टू NE और N इज इक्वल टू Q बाई E और 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम और डिवाइड करते हैं तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा लगाएंगे बाबू? सी ऑप्शन। उम्मीद है कि सभी बच्चे ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो भी सही सही जवाब दे रहे होंगे, और नहीं तो फिर बाबू आप लोग को और मेहनत करना है, इसलिए आप लोग मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। ध्यान से पढ़िए कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के चमड़े से रगड़ा जाता है तो उसके आवेश की प्रकृति क्या होती है, बताइए क्या होगी? एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली के चमड़े से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर कैसा आवेश आएगा? याद रखिएगा ऋणात्मक। क्या हम कहेंगे? बिल्ली का चमड़ा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? क्या होगा? याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विद्युत आवेश के लिए कूलम के नियम का गणितीय व्यंजक क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? कौन सा ऑप्शन होगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R²। खाए नहीं आप लोग ना, इसीलिए बोल नहीं रहे। क्या होगा ऑप्शन? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। खा पी करके नहीं आप लोग आए ना, हम तो खाना खा लिए हैं। भोरे भोरे खाइए और पढ़ाई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब दो आवेशों के निकट किसी तीसरे आवेश को ले जाते हैं तो इनके मध्य कूलम बल में क्या परिवर्तन होगा? क्यों नहीं परिवर्तन होगा बाबू? क्यों नहीं परिवर्तन होगा? हाँ, क्योंकि कूलम बल का यह नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, इसलिए कोई तीसरा चौथा भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युतशीलता का मान कितना होता है, बताइए कौन सा आंसर होगा बाबू? क्या होगा? ए होगा कि सी होगा? ए होगा कि सी होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हम कहेंगे कि 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा ये फॉर्मूला ना एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट है? चलिए बताइए मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए यहाँ से देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। बात समझ में आया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं ना है? चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 बताइए कि पारावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है बाबू? वायु अनिर्वात के लिए, वायु अनिर्वात के लिए कितना होता है? याद रखिएगा पारावैद्युतांक की अपेक्षिक विद्युतशीलता वायु अनिर्वात के लिए हमेशा 1 होता है। पारावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अन्य माध्यमों के लिए कितना होता है? कौन सा होता है? कौन सा ऑप्शन होगा? बी, 1 से अधिक। बात समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पारावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान जल के लिए कितना होता है?
80 होता है, बी ऑप्शन। उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी स्पीड से जवाब दे रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे जिस स्पीड से हमारे बच्चे जो हैं ऑफलाइन जवाब दे रहे हैं। और आपके कानों तक जरूर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा ऑफलाइन बच्चों का कि क्या जवाब दे रहे हैं। कोई ये मतलब ये इनका मेहनत है, इनका प्रैक्टिस है, इसलिए सही सही जवाब दे रहे हैं। इसलिए आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस मेहनत करिए और सही सही जवाब कमेंट में करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। पारा वैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान धातुओं के लिए कितना होता है? कि धातुओं के लिए कितना होता है? कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ये बच्चे सारे पूरे याद कर रहे हुए हैं, पूरा फिजिक्स पढ़ लिए हैं। बताइए 1/4πε0 का मान कितना होता है? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा बाबू? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे? ध्यान से समझिए। बराबर क्या जानते हैं बाबू? 1/4πε0 × Q1 Q2 बाई। तो बबुआ ये न्यूटन हो गया इसका, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो पर कूलम स्क्वायर। अब ये देखते हैं मात्रा किसका होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। और 9 × 10⁹ होता है। इसलिए हम देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गलती करते हैं, वो देखते हैं अरे यार 9 × 10⁹ फट से क्लिक करेंगे और कलर कर देंगे। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे इजी होता है वो क्वेश्चन बच्चे जल्दी गलत करते हैं। जो क्वेश्चन इजी ज़्यादा होता है वो आपसे गलती ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को इतना भी इजी मत ले लीजिए ताकि बाद में आपको जब कलर कर दीजिएगा तो अफसोस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको मार्कशीट मिलेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 35 कलर करना है। ये नहीं कि 70 ऑब्जेक्टिव दिया है तो उसमें कलर कर दिए, आए 50 को कलर कर देंगे, चलो आए 15 को गलत होगा तो 35 को सही हो जाएगा ना। नहीं, सिर्फ और सिर्फ 35 को कलर करना है और ध्यान से कलर करना है। ज़्यादा करिएगा तो आपका कटेगा ना। इसीलिए कभी भी एग्जाम दिया जाता है तो उसमें अगर आपको 10 सब्जेक्टिव में लिखना है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये नहीं है चलो भाई 12 को लिख लेते हैं, वो गलत भी होगा तो नंबर काट देगा टीचर। क्योंकि कॉपी चेक करने के लिए उन लोगों के पास टाइम लिमिट होता है कि भैया इतना टाइम में हमको ये कॉपी चेक करना है, और उसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन लिखिएगा तो नंबर काट देगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए एग्जाम में कभी भी तेज बनने की कोशिश मत करिए, पेशेंस रखिए। आ रहा है, सब क्वेश्चन आ रहा है आपको, फिर भी आप उतना ही लिखिए जितना क्वेश्चन कह रहा है, जितना लिखने के लिए। तो चलिए याद रखिएगा कि 1/4πε0 का मान कितना होता है बाबू? 9 × 10⁹ ना पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसी को डाउट है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। बोर्ड पे देखिए, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या होगा बाबू? विद्युतशीलता का बीमा इसमें कौन सा होगा? ए होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को विमीय सूत्र याद नहीं होता है, तो कम से कम बीमा याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मात्रक आपको याद होना चाहिए। मात्रक याद होगा तो तुरंत बीमा निकाल लेंगे। बाबू क्या होगा मात्रक? कोई बताएगा? ε0 का मात्रक क्या होगा बाबू? बताइए। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम का क्या हम लिखेंगे? AT का होल स्क्वायर, न्यूटन का MLT का पावर -2 का पावर -1, और इसका हम कर लेते हैं L का पावर -2। नहीं, जब कंबाइन करेंगे बाबू तो M का पावर -1, L का पावर -1 और -2, L का पावर -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, T का पावर 2 और T का पावर 2 4 और A का पावर 2। इस तरह से हम बीमा तुरंत निकाल करके और मारेंगे कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। रटिएगा तो हो सकता है कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इसका यूनिट आपको याद रखना होगा और तुरंत बीमा निकाल करके मार देना है। किसी भी फॉर्मूले का मात्रक आपको याद रखना है, बीमा रखना नहीं है। बीमा रटिएगा प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ में आया सबको ना? चलिए पारावैद्युतांक का सूत्र क्या होता है? क्या होगा ऑप्शन?
ऑप्शन क्या होगा? ए। K इज इक्वल टू FA बाई FM। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं पारावैद्युतांक को अगर परिभाषित करना होगा तो कहेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल न वायु या निर्वात में, उन्हीं आवेशों के मध्य उतनी दूरी पर किसी अन्य माध्यम में लगने वाला विद्युत बल के अनुपात को पारावैद्युतांक कहते हैं। पारावैद्युतांक को K से डिनोट करते हैं और K बराबर क्या होता है? FA बाई FM। बात समझ में आया? चलिए 32 क्वेश्चन देखिए। कूलाम्ब बल अर्थात विद्युत बल न्यूटन के किस नियम के अनुरूप है? किस नियम के अनुरूप है? कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। क्यों होगा बाबू? ध्यान से समझिए कि क्योंकि आप कूलाम्ब में पढ़े होंगे कि दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल को कूलाम्ब बल कहते हैं। और ये कूलाम्ब जो होता है, कूलाम्ब बल Q1 जो होता है Q2 पर भी बल लगाता है और Q2 आवेश भी Q1 पर बल लगाएगा, उतना ही बल लगाएगा जितना Q1 बल लगाएगा। लेकिन दोनों बल जो होते हैं बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, और बल बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं तो ये न्यूटन का तीसरा नियम के अनुरूप हो जाता है। इसलिए कूलाम्ब बल जो होता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुरूप होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सी। बात समझ में आया? किसी को डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कूलाम्ब बल कैसा बल है? कूलाम्ब बल कैसा बल है? केंद्रीय बल है। और तो ऑप्शन कौन सा हम लगाएंगे? सी। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाई में कर गए, जल्दी जल्दी केंद्रीय बल पढ़े हैं, तुरंत मारेगा ऑप्शन ए, कलर कर देगा लास्ट में, और यार सी ऑप्शन दिया है क्या? केंद्रीय बल विद्युत बल दोनों है। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। जो बच्चे जल्दबाजी करते हैं, कहा होते हैं जल्दी का काम शैतान का, इसलिए जल्दी काम हम लोग को नहीं करना है, पेशेंस वाला काम करना है। और ऑप्शन हम करेंगे केंद्रीय बल तथा विद्युत बल दोनों। बात समझ में आया? उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा, याद कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन को आपको एग्जाम से एक दिन पहले भी इस वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा कि सर कैसे कैसे बताए थे, बस फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। आपका पूरा जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा और आपका 100% एग्जाम में आएगा, ये हमारी गारंटी है अगर हमारी बात को अगर सही तरीके से मानते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी माध्यम का पारावैद्युतांक 1 हो तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी बाबू? कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा। कंफर्म है? अगर मान लेते हैं कंफर्म नहीं है तो आप देखिए ई बराबर एप्सिलॉन नॉट के जानते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे 8.85 4 × 10⁻⁻12 और के जगह पर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। और हम देख रहे हैं कि किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया है। इस तरह से हम उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? 34 का आंसर क्या होगा? ए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिर विद्युत आवेश कैसा है भाई? क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए। 35 का ऑप्शन ए। बात समझ में आया? किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। देखिए कोई भी अगर आवेश लेता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने का मतलब कि उसका त्रिज्या बढ़ेगा। आप खाइएगा तो पेट फूल जाता है कि नहीं? तो उसी तरह से कोई वस्तु आवेश लेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ने का मतलब उसकी त्रिज्या भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा बाबू? ए ऑप्शन होगा। बात समझ में आया? चिल्लाते चिल्लाते थक गए ना आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा?
बी होगा। देखिए ऑप्शन बी ही क्यों होगा, बाकी क्यों नहीं होगा, इसके लिए आप देखिए क्यू बराबर बाबू एन ही हम जानते हैं, और एन जो होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट यानी कि संख्या होता है। ठीक, तो ई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वाला दिया नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये तो आ ही नहीं रहा है, तो ये कहेंगे संभव कभी नहीं है, ई कभी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आया? किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए 38 में क्या होगा। विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है निम्नलिखित में नाम से, बताइए। क्यों कूलम? क्योंकि कूलम ने ही बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल होता है। ठीक है, ये कूलम ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू, बी कूलम। बात समझ में आया? नेक्स्ट 39 एक कूलम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो बताइए क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, ये एक कूलम का परिभाषा होता है ना, कि हम क्या कहेंगे कि एक कूलम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर स्थित समान आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कहावत है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जाते जाते ये सही जवाब दे करके जाइएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा बाबू? आप जानते हैं F = 1/4 πε0 × Q बाई क्या होगा, Q1 Q2 तो बबुआ अगर हम 2 करते हैं 2 गुना तो 2 दूना क्या होगा, 4, मतलब 1/4 गुना हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नया व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस सेट में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।